दोस्तों नमस्कार। जरा सोचिए कि आप किसी को राष्ट्रपति बनाएं और ये कहकर कि आप उनके भले के लिए काम करेंगे, और जैसे ही वो राष्ट्रपति बने और पहला आदेश वो पास करे कि आपकी नौकरी जाती रहेगी। आजकल यही अमेरिका में हो रहा है। आज जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है। ये है प्रेसिडेंट ट्रंप का नया ऑर्डर, नया फरमान। और उसमें उन्होंने कहा है कि 75% अमेरिकन सरकारी लोगों की नौकरी चली जाए। मतलब अगर 4 लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा तो सिर्फ एक आदमी को वापस रखा जाएगा। ये पूरा फरमान क्या है, इसके पीछे क्या सोच है, आज हम इसकी चर्चा करें। ट्रंप साहब पूरी दुनिया में तो हंगामा कर ही रहे हैं, लेकिन अपने देश में भी काफी हंगामा उन्होंने मचा रखा है। इसको लेकर कांग्रेस में, सेनेट में, बाकी जगह पर कोर्ट्स में तरह तरह के मुकदमे हो रहे हैं और अमेरिका में एक पूरी तरह से कंफ्यूजन का माहौल है कि ट्रंप साहब आगे क्या करने वाले हैं। एक के बाद एक खतरनाक फैसले, चाहे वो देश के बाहर लोग हों या अमेरिका के अपने लोग हों, लोग आराम से सो नहीं पा रहे। इसी की चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं इस पूरा ऑर्डर जो है उसका एनालिसिस आपके सामने रखूंगा और आपको ताजुब भी होगा, अफसोस भी होगा और शायद कहीं ना कहीं ये भी सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि इतनी इनएफिशिएंसीज अगर अमेरिका जैसे देशों में है, सरकारों में, तो बाकी दुनिया के देशों में क्या हो रहा होगा। ये बात हमें समझनी होगी, इसीलिए आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको याद होगा एलन मस्क के लीडरशिप के अंदर ट्रंप साहब ने एक डिपार्टमेंट बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ये राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए डिपार्टमेंट बनाया था, एलन मस्क को इसका हेड बनाया और एलन मस्क में आके किस तरह से वहां पे तहलका मचा दिया पिछले 10 दिन में, वो हमारे सामने है। ये ऑर्डर कहता क्या है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। Implementing the President's Department of Government Efficiency Workforce Optimization Initiative। वर्कफोर्स ऑप्टिमाइजेशन इनिशिएटिव। अगर कल आपने ट्रंप साहब की और एलन मस्क की व्हाइट हाउस में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, तो आपको सुनकर ताजुब होगा कि किस हद तक ट्रंप और एलन मस्क आपस में इन मुद्दों पे एकमत हैं और किस तरह से वो फैसले ले रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो आधार बनाया गया है इस पूरी कार्रवाई को लेकर, वो इंटरेस्टिंग है। पर्पस क्या है, टू रिस्टोर अकाउंटेबिलिटी ऑफ अमेरिकन पब्लिक, दिस ऑर्डर कमेंसेस अ क्रिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेडरल ब्यूरोक्रेसी बाय एलिमिनेटिंग वेस्ट, ब्लॉट, इनसुअलिटी। बाय एडमिनिस्ट्रेशन विल एम्पावर अमेरिकन फैमिलीज, वर्कर्स, टैक्सपेयर्स एंड आवर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इटसेल्फ। मतलब उन्होंने कहा जो फेडरल ब्यूरोक्रेसी है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के अंडर आती है, कि हम इसको ही सुधारेंगे, क्योंकि यहां इसका क्रिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। वो क्यों जरूरी है, उनको लगता है कि हाईली इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है, इसको सुधारना जरूरी है। इसके अलावा जो उन्होंने कुछ बातें कही, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, टेक्निकलिटीज हैं। जैसे एजेंसी का हेड कौन होगा, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इसका जो टीम लीड होगा उस डिपार्टमेंट में, वहां एम्प्लॉयज जो होंगे, इमिग्रेशन एनफोर्समेंट एंड लॉ एनफोर्समेंट, इन सब बातों को मैं डिटेल में नहीं जाता हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है पहले मैं उसकी चर्चा करता हूं। इस बात को आपको समझना होगा दोस्तों। यहां पे देखिए, हायरिंग रेशो, किस अनुपात में हायरिंग होगी। अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी कहता है कि हमारे को ये 100 लोग हटाने हैं, तो बदले में 100 के पीछे या 4 के पीछे एक आदमी रखा जाएगा। ये हमें समझना है। परसुएंट टू प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम जो 20 जनवरी को इशू हुआ है, डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट शैल सबमिट ए प्लान टू रिड्यूस द साइज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट वर्कफोर्स थ्रू एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट एंड एट्रिशन प्लान। आप अपने डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा रहे हैं और कैसे लोगों को कम कर रहे हैं, ये जो डायरेक्टर है ऑफिस का, डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस एंड मैनेजमेंट ऑफ बजट, जो भी उससे संबंधित डिपार्टमेंट का अधिकारी होगा, जो उस डिपार्टमेंट का इंचार्ज होगा, उसको ये प्लान देना होगा। दूसरी तरफ, द प्लान शैल रिक्वायर दैट ईच एजेंसी हायर
नो मोर देन 1 एम्प्लॉय फॉर एवरी 4 एम्प्लॉयज दैट डिपार्ट। अगर सरप्लस आदमी है, इनएफिशिएंट आदमी है, काम का नहीं है, आपको लगता है इसकी जरूरत नहीं है, आपने उन सबको हटाना है। जब आप उनको हटाएंगे तो आपको काम करने के लिए आदमी चाहिए होंगे। तो कहना यह है कि साहब अगर आप 4 आदमी हटाते तो वापस आप एक ही आदमी लोगे, 4 बदल के नहीं ले सकते। इसका मतलब गवर्नमेंट 75% कम करने का प्रयास है एलन मस्क और ट्रंप साहब का, क्योंकि सून आफ्टर इलेक्शन उन्होंने कहा था कि 90% हम डाउन साइजिंग करेंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी और ये हमारे सामने है। Consistent with the plan and any applicable exemption details provided in the plan. This order does not affect the standing freeze on hiring and affect the internal revenue. This ratio shall not be applied function to the public safety, immigration and law enforcement. अब आप पुलिस को 1/3 नहीं कर सकते, यह ध्यान रखिएगा। पुलिस को आप हटाएंगे नहीं, डिफेंसेस को आप हटाएंगे नहीं, एयरपोर्ट में जो इमिग्रेशन स्टाफ है, जो नेशनल सिक्योरिटी का स्टाफ है, पब्लिक सेफ्टी के लिए जो ट्रैफिक पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, ये जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, यहां पे आप नहीं घटाएंगे। लेकिन जो बाकी ब्यूरोक्रेसी है, आपको उनको घटाना होगा। ये बात हमें हायरिंग अप्रूवल, अब हटा तो दिया, अब हायरिंग अप्रूवल कौन देगा? ईच एजेंसी हेड shall develop a data-driven plan in consultation with DOGE team lead to ensure new career appointment hires are in highest need areas. आप अपना प्लान बताएंगे कि मुझे कितने लोग चाहिए, फिर जो वहां एलन मस्क की टीम के लोग बैठे होंगे हर डिपार्टमेंट में, आपको उनसे पहले डिस्कस करना होगा। फिर आप जब हायरिंग करेंगे तो वो चेक करेंगे कि आपको किस लेवल के लिए आदमी चाहिए। जहां पे क्रिटिकल ऑपरेशंस हैं, जहां उनको लगता है कि ये इसके बगैर गुजारा नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट्स को और उन्हीं पोजीशंस को अप्रूवल दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको सपोर्ट के लिए स्टाफ चाहिए, पानी के लिए स्टाफ चाहिए, टाइपिंग के लिए क्लर्क चाहिए, फाइलिंग के लिए चाहिए, ऑफिस बॉय चाहिए, कुछ नहीं। आपको ये सब चीजें शायद नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कहा गया है कि hiring plan shall include the new career appointment hiring decisions shall be made in consultation with DOGE team leader। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के डिपार्टमेंट के साथ मिलके ही अब आप नया रिक्रूटमेंट प्लान बना सकते हैं। आप अगर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, अधिकारी हैं, आप ये मत समझ लीजिए कि आपको पूरा अधिकार है, आप जिसको चाहे हायर कर लें और छोड़ दें। ऐसा नहीं होगा। आप अपना प्लान बनाइए, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से कंसल्ट करिए, आपको अप्रूवल मिलता है तो आप हायर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और ये मंथली रिपोर्ट एजेंसी को देनी होगी। ऐसा नहीं कि एक बार अप्रूवल लेना है, ये मंथली रिव्यू होगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो रिडक्शन इन फोर्स, एजेंसी हेड्स, इसको अगर आप और ध्यान से देखें कि भाई ये तो आपको मंथली रिपोर्ट देनी ही थी। Reduction in forces, agency head shall promptly undertake preparations to initiate large-scale reduction in forces, consistent with the applicable law to separate the federal service temporary employees and re-employed annuitants working in area that will likely to subject to RIF. RIF means reductions in force. जो रिडक्शन इन फोर्स है, मतलब जो आपको कम करना है मैन पावर, उसकी पूरी तैयारी है। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफिसेज दैट परफॉर्म फंक्शन नॉट मैंडेटेड बाय स्टैट्यूट। मतलब कुछ तो डिपार्टमेंट है जो कानून की तरफ से, कि जैसे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहिए। अब इनकम टैक्स डिपार्ट के अंदर आपने एक डिपार्टमेंट बना दिया जी, टैक्स रिसर्च। अब ये क्या कानून ने कहा था टैक्स रिसर्च डिपार्टमेंट बनाने के लिए? अगर नहीं था तो बंद करिए, इनका ये कहना है। अगर आप ये कहते हैं कि हम एक सर्वेलेंस डिपार्टमेंट बना रहे हैं, क्या ये कानून ने कहा था? अगर नहीं कहा था, इसकी यूटिलिटी असेस होगी और अगर जरूरत पड़ी तो इनको बंद कर दिया जाएगा। नॉट मैंडेटेड बाय स्टैट्यूट और अदर लॉ शैल बी प्रायोरिटी इन RIF मींस रिडक्शन इन फोर्स। जो डिपार्टमेंट मैंडेटरी नहीं है एज पर कानून, वो सब डिपार्टमेंट को आप बंद करने का प्रयास करिए, क्योंकि वो जरूरत नहीं है। आप लोगों ने खुद ही अपने डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिए हैं। इंक्लूडिंग ऑल एजेंसीज डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन इनिशिएटिव्स। कभी कभी क्या होता है कि चलो महिलाओं को हम रोजगार दें, ब्लैक्स को दें, एशियंस को दें, आप डाइवर्सिटी के नाम पे लोगों को हायर करते हैं सो दैट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो। इट्स लाइक ए रिजर्वेशन।
उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, अब कोई रिजर्वेशन नहीं चलेगा। अगर जरूरत है, कॉम्पिटेंट आदमी है उसको रखिए, वो किसी भी कास्ट क्रीड रेस का हो सकता है, निकालिए। हम यहाँ पे एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी भी तरह का सोशल एब्लिगेशन नहीं है, लाइक डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन। ऑल एजेंसी इनिशिएटिव्स, कंपोनेंट और ऑपरेशंस दैट my administration suspend or closes all components and employee performing functions non mandated by statute or other law who are not typically designated as essential during a lapse in appropriation as provided in agency contingency plan। कहने का मतलब है कि आपने 10 कंसल्टेंट रखे हुए हैं कि वो रिपोर्ट बनाएंगे, सर्वे करेंगे, ये कुछ नहीं चाहिए। ये सब आप बंद करिए, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है रूल मेकिंग। ये कितने दिन में काम होगा? यहाँ नहीं कि गवर्नमेंट की एक कमेटी बनेगी और सब होगा, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? रूल मेकिंग। विद इन 30 days of the order, डायरेक्टर ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट shall initiate a rule making that proposes to revise to include additional suitability criteria। मतलब आप अपने जो रिक्रूटमेंट प्लान है उसको 30 दिन में फाइनल करिए और उसमें नए क्राइटेरिया आएंगे। जो पुराने थे आपके, कि आप ये कह रहे थे डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन इनिशिएटिव, अब ये नहीं चलेगा। आपको फोकस करना है कि लीगल ऑब्लिगेशन इंक्लूडिंग टाइमली फिक्सेशन ऑफ टैक्स रिटर्न्स, ये आप क्राइटेरिया उसमें डालिए कि जो भी आदमी एम्प्लॉयड होगा उसको टाइमली टैक्स फाइलिंग करनी होगी। आपने कॉन्ट्रैक्टर रख लिया, वो टैक्स फाइल नहीं करता, आप उसको नहीं रख सकते, आपको एक कमिटमेंट लेना होगा। फेलियर टू कंप्लाई विद एनी प्रोविजन विद preclude regular federal services including citizenship requirement। अब सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट मतलब कि वो अमेरिका का नागरिक है या नहीं है। आपने कोई इमिग्रेंट्स को रख लिया, कोई इंडियन रख लिया, एशियन रख लिया, ब्लैक रख लिया, वो अमेरिकन नागरिक है या नहीं है आपने जानने का भी प्रयास नहीं किया, ये भी नहीं चलेगा। मतलब जॉब आपको अमेरिकन को ही देना होगा जो लेजिटिमेट वर्कर है या सिटीजन है। रिफ्यूजल टू सर्टिफाई कंप्लायंस विद एनी एप्लीकेबल नॉन डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशंस कंसिस्टेंट विद laws and failure to adhere to those compliances obligation in course of federal employment। अगर कोई भी व्यक्ति अमेरिकन लॉ का पालन नहीं करता है, आप उसको नहीं रखेंगे। इसका मतलब वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन होना चाहिए, टैक्स भी टाइम पे दे, बाकी सिस्टम भी पूरे करे, सिटीजनशिप भी हो, जो भी ऑब्लिगेशन हो उसके, वो सब उसको मानने पड़े। इसके अलावा theft or misuse of government resources, equipment और negligent resources of government material resources and equipment, किसी भी रूप में वो व्यक्ति गैर कानूनी काम करते हुए नहीं पाया जाए, ये भी आपको सुनिश्चित करना है, अंडरटेकिंग लेनी। डेवलपिंग एजेंसी रीऑर्गेनाइजेशन प्लान। अब सवाल क्या है? 30 दिन के अंदर आप पूरी अपनी एजेंसी को रीऑर्गेनाइज करिए और एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। ये नहीं कि आप अपनी मनमर्जी से करेंगे। कानून जो बोलता है, डिपार्टमेंट हेड को ये कहा गया है कि आप देखिए कि कानून के हिसाब से आपको कितने लोग चाहिए, किस स्किल सेट के चाहिए, ये नए क्राइटेरिया को समझते हुए उतने लोगों को आप रखिए, बाकियों को निकालिए। अगर वो लोग आपके पास नहीं है तो आप उसकी रिक्वायरमेंट रेज करिए इन कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। वो आपको बताएंगे कि हाँ ये आदमी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए, अप्रूव हो जाता है, तो आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं। और विद इन 240 days of the date of this order, US Department Administrator shall submit the report to the President regarding implementation of this order, including a recommendation as to whether any of its provisions should be extended, modified or terminated। ये सब होने के बाद, सब हंगामा होने के बाद, गवर्नमेंट का रिस्ट्रक्चरिंग होने के बाद 240 दिन में प्रेसिडेंट को आपको रिपोर्ट देनी है कि क्या सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई ऐसे ऑर्डर में सुधार की जरूरत है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है इस ऑर्डर के कारण। जो भी आपके सुझाव हो वो आप दीजिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कही गई है कि एक्सक्लूजन, जैसा मैंने शुरू में कहा कि मिलिट्री में प्रॉब्लम्स, होमलैंड सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी, ये सब चीजें जो हैं ये कवर नहीं होंगी इस ऑर्डर में। और जो exemptions मिलेगा from this order where those exemptions are otherwise necessary and shall assist in promoting workforce reduction। आपको वहां exemption मिल सकती है, आपको लगे कि नहीं ये डिपार्टमेंट में रख लेता हूं और बाकी जगह मैं इस 2 आदमियों को रख के बाकी जगह 6 या 10 आदमी मैं कम कर सकता हूं। अगर इस तरह का कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो ये सुझाव मान्य नहीं होंगे।
तो कुल मिला के दोस्तों बात ऐसी है कि अमेरिका में, जैसा मैंने कहा कि भाई साहब, छटाई के दिन शुरू हो गए हैं, नौकरी वैसे ही मुश्किल थी और वहां पे दिक्कतें हो रही हैं, और जो नौकरियां जा रही हैं, 4 में से आप एक ही आदमी रख सकेंगे। इसका मतलब अगर किसी डिपार्टमेंट में लोग रिटायर हो गए हैं, कंसल्टेंट्स आपने निकाल दिए, ट्रेनीज आपने निकाल दिए, सब निकाल दिए, आप दोबारा नहीं रख सकते। जो आदमी रिटायर हो गया आप उसको भी नहीं रख सकते, मतलब उसका रिप्लेसमेंट नहीं रख सकते। तो कहने का मतलब ये है कि एक रूथलेसली तरीके से अमेरिका में एक एफिशिएंसी पे जोर है। अब एक तरफ तो कोर्ट मैटर्स होंगे, लोग अपने राइट्स के लिए कोर्ट्स में जाएंगे कि हमें नौकरी से निकाल दिया। अब कोर्ट क्या व्यू लेता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोर्ट देखेगा कि ये सही है या गलत, एक बार आप नौकरी दे दे तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं या नहीं, ये सब चीजें देखनी होंगी। दूसरी बात, ये सब करने से अमेरिका में क्या सुधार आएगा? क्या इससे अमेरिका दोबारा, विल अमेरिका बिकम ग्रेट अगेन, जो ट्रंप साहब चाहते हैं? क्या इससे इन्वेस्टमेंट आएगा, अमेरिका की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जब से ट्रंप साहब आए हैं, चाहे अमेरिका के अंदर या अमेरिका के बाहर, लोगों की नींदें उड़ी हुई। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत में भी इस तरह का कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए, डिपार्टमेंट फॉर गवर्नमेंट एफिशिएंसी? क्योंकि जो मोदी साहब भी अक्सर यही बोलते हैं ना कि भाई मोर गवर्नेंस लेस गवर्नमेंट। तो गवर्नेंस चाहिए, गवर्नमेंट नहीं चाहिए। तो क्या भारत में इस तरह का प्रयास होगा? क्योंकि हम तो यहाँ पे हमेशा इलेक्शन में वादा करते हैं कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। अभी भी दिल्ली का चुनाव बीजेपी जीती है तो बीजेपी ने तो वादा किया है कि हम 50,000 सरकारी नौकरियां देंगे। यहाँ एफिशिएंसी की बात नहीं है, यहाँ वोट बैंक की बात है। क्या इससे देश विकसित बनेगा? क्या इस तरह से हम चाइना और अमेरिका का मुकाबला कर पाएंगे? क्या 2047 में इस अप्रोच से हम लोग काम करेंगे? बड़े सवाल है। भारत के लिए क्या उचित है? आपके क्या विचार हैं? जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका पे बहुतों की निगाहें होंगी किस तरह से वहां सिस्टम इंप्रूव हो रहे हैं, और एलन मस्क और बाकी जो प्रोफेशनल्स ट्रंप को गाइड कर रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो अल्टरनेट सोच के बैठे होंगे। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस मुद्दे पे चिंतन करिए कि क्या भारत में ऐसा हुआ तो क्या होगा, देश के लिए अच्छा है या खराब। जो भी विचार हो जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।